हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी अच्छे होंगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा वर्क है कॉमर्स, जिसकी लिटरेरी फॉर्म है मास्क। और मास्क ये जो लिखा गया है ये चेस्टिटी के ऑनर में लिखा गया है और इसके अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ वर्च्यू भी बताई गई है। जो ये मास्क है, जो लिटरेरी फॉर्म मास्क है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लिटरेरी फॉर्म मास्क का मतलब होता है एक ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट। जो इसके एक्टर्स होते हैं, जो इसको प्ले करते हैं, वो इस कुछ कैरेक्टर्स का रोल प्ले करते हैं। और वो कैरेक्टर चाहे तो कोई स्पिरिट हो सकती है, गॉड हो सकता है, गॉडेस हो सकती हैं, या फिर कोई एनिमल्स भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि पर्सन भी हो सकते हैं। उनके रोल्स को प्ले करते हैं। एलिगोरिकल होता है ये। अब इसके अंदर यही मेनली थीम होती है कि एल्गोरिकल ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट। अब बात करते हैं कॉमर्स। कॉमर्स की दूसरा जो टाइटल अभी आपको बताया गया है, द ट्रम्फ ऑफ वर्च्यू। और इम्पोर्टेंस ऑफ वर्च्यू भी इसकी जो मेन थीम है, या फिर चैस्टिटी इसकी मेन थीम है। पहली बार जब ये परफॉर्म किया गया था वो 1634 में परफॉर्म किया गया था फर्स्ट टाइम। और वो दिन क्या था? माइकल मास। और कहाँ पे किया गया था? लुडलो कास्टिल था वो, और अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के सामने प्रेजेंट किया गया था। क्यों? क्योंकि अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर जो थे, यानी उस टाइम जॉन इगर्टन, उनका प्रमोशन हो गया था एक तरह से, और उन्हें दूसरी जो पोस्ट मिली थी वो थी लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। तो जब उनको नई पोस्ट मिली तो उसके ऊपर वो सेलिब्रेशन किया गया था। आगे बात करते हैं। इसका एक फुल टाइटल भी है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। फुल टाइटल: ए मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कास्टिल 1634 ऑन माइकल मास नाइट। यहाँ पर क्लियर हो गया कि माइकल मास की नाइट थी उस दिन। बिफोर द राइट ऑनरेबल जॉन अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। ये जॉन अर्ल, ये जे भी आता है कहीं पर और आई भी आता है लिखा हुआ, लेकिन आई ज़्यादातर में देखा गया है। तो इयॉन अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर और विस्काउंट ब्रेकली, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स, एंड वन ऑफ हिज मैस्टीज मोस्ट ऑनरेबल प्रिविल काउंसिल। उनके जो काउंसिल्स थे, यानी उनके राजा महाराजा के जो साथ के लोग थे, उनके सामने प्रेजेंट किया गया था। प्रिंटेड एनोनिमसली, पहले जो बिना नाम के पब्लिश किया गया था वो पब्लिश किया गया था 1637 में हम्फ्रे रॉबिन्सन के द्वारा। रीपब्लिश हुआ था 1645 में और 1673 में ये यहाँ पर रीपब्लिश हुआ था। इसके बाद मिल्टन बोरोड इट्स थीम। ये पता नहीं चल पाया कि कहाँ से इसकी थीम को लिया गया था, लेकिन कोशिश करेंगे कि हाँ आपको बताया जाए। ये मास्क है इन द ऑनर ऑफ चैस्टिटी। ये भी आपको बताया जा चुका है कि चैस्टिटी के ऊपर ये है। परफॉर्म्ड ऑन माइकल मास, अभी ऊपर डिस्कशन हो चुका है इसके बारे में। लुडलो कास्टिल बिफोर इयॉन इगर्टन अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर को नई पोस्ट लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स बनाने की खुशी में सेलिब्रेट किया था। ये इट इज़ अ राइवलरी, यानी मुकाबला बिटवीन गॉड एंड बैड, गुड एंड बैड, अच्छाई और बुराई के बीच में इसके अंदर एक मुकाबला दिखाया गया है। कॉमर्स इज ए सोर्सरी पोयम, यानी करामाती, जादूगर, मायावी, सोर्सरी कहते हैं। इसके अंदर जो कॉमर्स कैरेक्टर है वो एक तरह से जादूगरी है।
इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि इसकी थीम क्या है क्या नहीं है। जब पोएम स्टार्ट होती है तो क्लासिकल वे में स्टार्ट होती है, जिसमें गॉड गॉडेसेस की बात होती है। उसमें ये दिखाया गया है कि जो स्पिरिट है, सेवरीना है वैसे वो, सेबरीना, जिसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे हम, वो हेवन से उतर कर आती है और स्पिरिट हेवन के और अर्थ के बीच का डिफरेंस बताती है। और वो बताती है कि अर्थ जो है यानी पृथ्वी और ह्यूमन बॉडी क्या है, ये एक पिंजरा है स्पिरिट के लिए, यानी जो स्पिरिट आई है उसके लिए क्या है, ये एक पिंजरे के समान हैं। उसके बाद में स्पिरिट बताती है कि उसे जो है पृथ्वी पर जो भेजा गया है वो जॉब ने भेजा है, किसके लिए, उन लोगों की रक्षा करने के लिए जो चैस्टिटी और वर्चुअस होते हैं, जो चेस्ट होते हैं, पवित्र होते हैं, और वर्चुअस होते हैं, जो ईमानदार लोग होते हैं, जिनके अंदर अच्छे गुण होते हैं, उनके हेल्प करने के लिए भेजा गया है। अब इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है कोमस, ये है सोर्सरी, यानी कि एक तरह से जादूगर है, और ये जो है सेड्यूसर भी है। इसके अंदर तो सेड्यूसर दिखाया गया है। कोमस ग्रू अप टू बी कनिंग, वो कनिंग बन जाता है, एक तरह से मक्कार टाइप का आदमी है वो, और उसे अपनी इच्छाएं पूरी करता है वो। उसके पास एक ऐसा ड्रिंक है, अगर वो किसी को भी पिला देता है तो उसकी ही बातें मानने लगता है वो, यानी कि जैसे वो कहता है उस तरह से ही करने लगता है। अब इसके अंदर जो ये कहानी शुरू होती है एक तरह से, इसके अंदर एक लेडी थी, लेडी का नाम नहीं दिया हुआ है, वो अपने फादर के महल को जा रही थी, उसके साथ उसके 2 भाई थे, और जब उसको भूख लगी, प्यास लगी, तो उसके भाई उसके लिए खाना लेने के लिए बाहर चले गए थे, यानी कि वहाँ पर सर्च करने के लिए चले गए थे। उसी वक्त कोमस ने देखा कि एक कोई लेडी जो है भटकती हुई चली आ रही है। अब कोमस ने सोचा कि इसको अपने वश में कर ले और अपनी डिज़ायर्स को पूरा करे, यानी कि एक तरह से वो अपने उससे उसकी प्योरिटी को, उसकी चैस्टिटी को करप्ट करना चाहता था और अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को कंप्लीट करना चाहता था। अब वो उस लेडी को अपने महल में ले जाता है कोमस, और वहाँ पर एक कुर्सी पर बैठा देता है, और उसको वही अपना जो जादुई वाटर वगैरह है वो उसको पोषण उसको पिलाना चाहता है, लेकिन वो पीना नहीं चाहती है और वो मना कर देती है। उसे काफ़ी लालच भी देता है लेडीज़ को कि हाँ भाई आप जो है ये ले लो वो ले लो, लेकिन ये है कि उसको कुछ नहीं चाहिए और वो अपनी चैस्टिटी को बचाती रहती है। कुछ टाइम के बाद वहीं पर जो है एक जो उसके भाई जो भटक रहे थे, वहाँ पर जो स्पिरिट थी वो वहाँ पर पहुँचती है, सेबरीना नाम की, वहाँ पे पहुँच जाती है और वो उसके भाइयों को लेकर वहाँ पर पहुँचती है और उससे यानी कि कोमस से उस लेडी को बचा लेती है। ये इसकी एक तरह से मेन कहानी है। इस तरह से उसकी चैस्टिटी भी बच जाती है और उसको दिखाया गया है कि वो काफ़ी वर्चुअस है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम इसके कुछ डिटेल्स क्या क्या हैं। कोमस हेनरी लॉस के कहने पर लिखा गया था और इसके अंदर हेनरी लॉ ने ही म्यूज़िक दिया था। ये याद रखिएगा कि किसके कहने पर लिखा गया था, हेनरी लॉस के कहने पर लिखा गया था और हेनरी लॉस ने इसके अंदर म्यूज़िक दिया था। ये एक कोटेशन है, लव वर्चू शी एलोन इज़ फ्री। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में, काफ़ी बार तो नहीं लेकिन पूछी जा चुकी है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करेंगे हम इसके कुछ कैरेक्टर्स की, कोटेशंस आएंगे बाद में। इसके अंदर जो अटेंडेंट स्पिरिट है वो किसके गाइज में है, शेफर्ड के गाइज में है, और थाइरसिस जिसका नाम है अटेंडेंट स्पिरिट। और आगे है जॉब। जॉब कौन है, इसके अंदर जो कैरेक्टर जॉब दिखाया गया है किंग ऑफ गॉड है, उसका अदर नेम दूसरा नाम है जुपिटर, और
जॉब ने ही अटेंडेंट स्पिरिट को अर्थ पर भेजा है वर्चुअस लोगों की मदद करने के लिए पृथ्वी पर। कॉमस जो इसका मेन कैरेक्टर है, कॉमस लालच और पाप का सिंबल प्रतीक है। उसका जो कैरेक्टर है सैटन, पैराडाइज लॉस्ट के सैटन की तरह है। और कॉमस लेडी की चैस्टिटी को भंग करने की कोशिश करता है। ये इसके कैरेक्टर्स के बारे में मेन चीज़ हमने जो लिखी थी वो है। इसके बाद है बिक्कस, ये कॉमस का पिता है, शराब का देवता है। सिरसे, ये कॉमस की माँ और एक विच है। ये कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जा चुका है कि बिक्कस जो है किसका कौन था, क्या था, या कॉमस के फादर का क्या नाम था, इस तरह से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा द लेडी। लेडी वही स्टोरी है लेडी के अंदर हमने जो लिखी थी अभी बताई आपको, सिंपल द लेडी। वह अपने दोनों भाइयों के साथ जंगल में बिछड़ गई थी। तभी उसका सामना शेफर्ड कॉमस का बदला हुआ रूप से होता है, जो अपनी प्योरिटी को करप्ट करना चाहता है। प्योरिटी यानी उसके साथ अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरी करना चाहता था। एक तरह से वो सेड्यूसर बन गया था और सेक्सुअल डिज़ायर द्वारा लेडी को अपने महल में ले जाकर एक जादुई कुर्सी पर बैठाकर लालच देता है। और द लेडी अपनी चैस्टिटी को बचाने के लिए कुछ भी लेने से और सब कुछ करने से मना कर देती है। अंत में उसके दोनों भाई अटेंडेंट स्पिरिट थायरसिस वहाँ आते हैं और कॉमस को हराकर भगा देते हैं वहाँ से। आगे ये सैब्रीना है, ए निम्फ ऑफ द रिवर सैब्रेन। एक अप्सरा है निम्फ, जिसे अटेंडेंट स्पिरिट के द्वारा बुलाया गया है लेडी को कॉमस की जादुई शक्ति से बचाने के लिए। ये याद रखिएगा आप। सैब्रीना द लेडी के ब्रेस्ट, फिंगर्स, लिप्स और चेयर पर पवित्र पानी की बौछार करके कॉमस के कर्स को अंडू करके चली जाती है। यानी कि जब वो अपने जादुई पानी को लेडी के ब्रेस्ट पर, फिंगर्स पर, लिप्स पर छिड़कती है तो वो कॉमस के जादू से फ्री हो जाती है और उसके बाद उन दोनों को मिलाकर और वहाँ से चली जाती है। लेडी के इसके अंदर दो भाई भी दिखाए गए हैं, यंगर का ब्रदर और एल्डर ब्रदर। यहाँ पर फॉरेस्ट का नाम भी दिया गया है डियर वुड, DREAR वुड। तीनों इस फॉरेस्ट से होकर अपने फादर के लुडलो कास्टिल में जा रहे थे। ये बात है। इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं, अभी इसकी कोटेशंस के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर जो भाइयों का और बहन का जो कैरेक्टर परफॉर्म किया था वो इगर्टन की वाइफ वगैरह और उसके बच्चों ने परफॉर्म किया था। एलिस और जॉन और थॉमस, ये तीन थे, एलिस, जॉन और थॉमस, इन तीनों ने इसके अंदर परफॉर्म किया था। आगे बात करते हैं इसकी कोटेशंस हैं कुछ जो हमने लिखी थी, इम्पोर्टेंट कोटेशंस। हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर, यानी हेवन यानी स्वर्ग, इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर, स्वर्ग स्वयं उसके पास आकर रुक जाएगा। यहाँ से याद कर सकते हो, हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर, लेडी थी तो अपने आप ही उसके पास रुक जाता आकर, सभी लेडीज़ के पास आकर रुक जाते हैं, तो ये हेवन क्या चीज़ है। आगे बात करते हैं, बट ईविल ऑन itself shall back recall and mix no more with goodness, but evil on itself shall back recall, यानी कि इविल्स भी जो हैं उसके पीछे पीछे वापस चली जाती है, पीछे हट जाती हैं। एंड मिक्स नो मोर विद गुडनेस, और उसकी इतनी अच्छी अच्छाइयाँ हैं उसके अंदर कि बुराइयाँ भी उसके साथ मिक्स नहीं हो सकती। ये भी इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। और ये वर्चू वाली तो बहुत ही अच्छी है। वर्चू में
वर्चू में बी असेल्ड बट नेवर हर्ट। इसका मतलब यह है कि वर्चू का मतलब गुण, में बी असेल्ड यानी कि वर्चू की गुणों की हत्या तो की जा सकती है, बट नेवर हर्ट लेकिन कभी भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। आगे बात करते हैं। सरप्राइज बाई अनजस्ट फोर्स बट डिड नॉट एंथ्रल्ड यानी अस्थायी ताकत, अनजस्ट फोर्स अस्थायी ताकत से आश्चर्यचकित हो सकते हैं पर मोहग्रस्त नहीं हो सकते। ये भी बहुत अच्छी लाइन है। नेक्स्ट वाली, हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलॉसफी, ये भी आ चुकी है एग्जामिनेशन में। नॉट हार्श एंड crabbed as dull fools supposed। हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलोसफी, कितना दिव्य दर्शन है। हाउ स्वीट कितना दिव्य, कितना मधुर, इज डिवाइन फिलोसफी दिव्य दर्शन यानी कितना मधुर दिव्य दर्शन है। नॉट हार्श ना तो कठोर है, नॉट क्रैब तीखा भी नहीं है, एज डल फूल सपोज जैसा कि मूर्ख समझते हैं। ये थी हमारी कॉमर्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, कोटेशंस, इसके कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल। आई होप आपको हमारा कॉमर्स इसके ज़रिए समझ में भी आ गया होगा और इसी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस तो आप जो डिटेल में स्टडी करते हैं वो करते ही हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ क्वेश्चन